आज का जो टॉपिक है वो खनिजों के बारे में पढ़ना है। खनिजों का डिस्कशन कैसे हम करते हैं, खनिज क्या होते हैं। खनिज जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। खनिज जो होते हैं मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर बनते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने की वजह से बनते हैं। या कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, ठीक, वो एकल अवस्था में भी पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ तत्व होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने की वजह से बनते हैं। खनिज जो होते हैं प्रायः ये चट्टानों के नीचे जो तत्व होते हैं उनके निश्चित रासायनिक संगठन में क्रमबद्ध परमाणुविक आकार जो होता है इनका एक समान, मतलब रासायनिक संगठन जो होता है इनका फिक्स होता है। खनिजों का दो या दो से अधिक तत्व जो आपस में निश्चित रासायनिक संगठन में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? खनिजों का निर्माण होता है। पहली चीज क्या है? खनिजों के निर्माण के लिए उनके निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए। दो या दो से अधिक तत्व, इसमें इनका निर्माण किससे होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से होता है। दूसरा चीज क्या है? और एक किससे उत्पन्न होते हैं? निश्चित रासायनिक संगठन होता है इनका। इनका जो संगठन होता है निश्चित होता है। ये एकल अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो एकल अवस्था में रहते हैं अर्थात मुक्त अवस्था में ही मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपका सोना होना हो गया, सोना चांदी बॉक्साइट वगैरह जो एकल अवस्था में पाए जाते हैं। सोना चांदी बॉक्साइट जो एकल अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ खनिज होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने की वजह से बनते हैं और वो निश्चित रासायनिक संगठन, उनका संगठन कैसा होता है? निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो खनिज जो होते हैं सेल या चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसा होता है? काफी समय पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग चैप्टर पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका क्रस्ट होता है उसमें उसे क्या बोलते हैं? सीमा या सियाल। उसे सियाल के नाम से जो क्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। तो सियाल में किस चीज की अधिकता दिखाई देती है? आपका जो सियाल है इस वाले क्षेत्र में आपको सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता दिखाई देती है, जबकि इसके आंतरिक भाग में जाते हैं तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और नीचे वाले क्षेत्र में निकेल और आयरन। ये चीज आपको वहाँ पे तत्व दिखाई देते हैं, खनिज अवस्था में मिलते हैं आंतरिक भाग में। ये खनिज अवस्था में जितने भी खनिज होते हैं पाए जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में, चाहे वो सिलिकॉन हो एल्यूमिनियम हो जो कि आपके ऊपरी भाग में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। वैसे इसमें देखा है तो क्या क्या मिलता है? क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46.6%, फिर आपका सिलिकॉन आता है 27.7% के आसपास, एल्यूमिनियम जो होता है आपका 8% के आसपास है, ठीक है, तो क्रम से लिखा है था। और इसके बाद जो है सिलिकॉन फिर मैग्नीशियम जो आपका मेंटल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ भी कुछ तत्व पाए जाते हैं। और जबकि पृथ्वी के आंतरिक कोर में आंतरिक भाग में आपको निकेल और आयरन की उपलब्धता अधिक दिखाई देती है, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक मात्रा में मौजूद है, मतलब लोहा जो होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है। अब इन जो भी खनिज पाए जाते हैं इनका निष्कर्षण करना जरूरी है। निष्कर्षण मतलब इसको बाहर निकालना, ठीक है। बाहर कैसे निकालेंगे? एक तो होता है खनन के द्वारा। निष्कर्षण की कितनी विधि है? इनकी 3 विधि है। खनिजों का निष्कर्षण जो होता है 3 विधि द्वारा होता है। इसकी टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक तो आपका माइनिंग करते हैं हम लोग, ठीक। पहला क्या है? खनन। इसको क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। खनन का मतलब क्या? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी चट्टानें हैं वहां से खनिजों को निकालना। जैसे कोयला वाला है, खदान, उसको खोदा जाता है, उसके बाद वहां से कोयले की कोयला हो गया, लोहा हो गया इत्यादि होते हैं, इनको निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? खनन। कोयला का निष्कर्षण जो होता है किसके द्वारा होता है? खनन के द्वारा होता है। कोयले का जो निष्कर्षण करते हैं खनन के माध्यम से करते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक शैलों में दबे हुए जो खनिज होते हैं, पृथ्वी की आंतरिक शैलें जो होती है उनको, उनके नीचे दबे हुए खनिज वगैरह जो होते हैं उनको निकालने के लिए ही आता है। आपने देखा होगा रील्स वगैरह में जो कोयले निकाले जाते हैं तो नीचे परत में कोई गुफा जैसा बनाया जाता है, उसको निकालते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो ये क्या कहलाता है? खनन या माइनिंग, इसी को बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका प्रवेधन है। प्रवेधन मतलब ड्रिलिंग। क्या है? प्रवेधन या ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का उपयोग जो किया जाता है सबके जो भी सैल वगैरह है इनके नीचे पाए जाने वाले पेट्रोलियम हो गए या प्राकृतिक गैस हो गए,
इनको निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग का करते हैं। ड्रिलिंग मतलब पाइप के माध्यम से इनको निकालते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें पाइप के माध्यम से फिर इनको गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको अगर सैलो के नीचे से निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे, मतलब कौन सी विधि का होता है, ड्रिलिंग मेथड का यूज किया जाता है। किसी पृथ्वी के चट्टानों में कहीं भी अगर प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम होते हैं इनका निष्कर्षण करना होता है तो कौन सी विधि का यूज करेंगे, ड्रिलिंग का मेथड। ड्रिलिंग मेथड होता है कि माइनिंग तो वहाँ पे करना नहीं है, ठीक, तो वहाँ पे आपका प्रवेधन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ से भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निष्कर्षण करना होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निष्कर्षण जो होता है वो ड्रिलिंग मेथड से होता है। इसमें देख लेना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तीसरा जो होता है आखनन, इसको क्वायरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वायरिंग। इसको क्वायरिंग बोलते हैं। यहाँ पे वाई लगा देना, वाई आई, ठीक। क्वायरिंग जो भी खनिज पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, जैसे ये क्या है, कुछ खनिज जो होते हैं एकदम निचले भाग में पाए जाते हैं तो उनमें हम खनन करते हैं, जबकि अगर पृथ्वी के सैलों के ऊपरी भाग में अगर कोई खनिज पाया जा रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, उनका निष्कर्षण सीधा सीधा कर दिया जाता है। वो ऊपरी भाग में पाए जा रहे हैं तो उनको चट्टानों या पहाड़ों को तोड़ के उनका निष्कर्षण डायरेक्ट किया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आखनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आखनन बोलते हैं। पृथ्वी के जो भी क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, इनको ज़्यादा मतलब खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी रखा गया, आखनन रखा गया, ठीक। और सतह के क्या होते हैं, सतह के निकट होते हैं। जो भी खनिज सतह के निकट होते हैं, क्रस्ट मतलब जो लेयर है उसके एकदम पास में पाए जाएंगे, तो वहाँ पे तीनों में से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, क्वायरिंग विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अगर ज़्यादा नीचे है तो माइनिंग करते हैं हम लोग, और प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम का अगर निष्कर्षण करना होता है तो क्या करते हैं, प्रवेधन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे जितने भी खनिज होते हैं, खनिज क्या शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, नहीं, शुद्ध अवस्था में नहीं होते, तो खनिजों का हमें क्या करना होता है, अयस्क। कुछ खनिज जो होते हैं, सॉरी, पहले खनिजों को हम अयस्क में कन्वर्ट करते हैं। अयस्क क्या होता है, अयस्क एक ऐसी विधि है, एक सस्ती विधि है जिसमें कम लागत पे खनिजों को शुद्ध किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं या ओर बोलते हैं। क्या कहते हैं, ओर, ठीक। अयस्क जो होता है, अयस्क के अंतर्गत हम दो चीज पढ़ते हैं, एक तो भर्जन और निस्तापन भी पढ़ते हैं ना, ठीक है। खनिजों को शुद्ध करने के लिए भर्जन और निस्तापन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो साइंस का पार्ट है, बट आप थोड़ा उसको समझ लो कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भर्जन और निस्तापन जो होता है, एक तो भर्जन है, दूसरा निस्तापन। भर्जन में हम लोग क्या करते हैं, वायु की अधिकता में क्या जाता है, जो भर्जन की विधि होती है वो किस में होती है, वायु की अधिकता में होती है, जबकि निस्तापन की जो विधि होती है वायु की अनुपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति बोल सकते हैं, या तो सीमित वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आपका भर्जन है, भर्जन ये किस में होता है, वायु की अधिकता में होता है। भर्जन जो होता है वो किस में होता है, वायु की अधिकता में होता है, इसको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट में क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या है, इसको जब ये किसका एक तरह से कौन से खनिज का निष्कर्षण कर सकता है, ये कैसे खनिज को, कौन से अयस्क को शुद्ध करता है, अयस्क को शुद्ध करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब विधि जो है अयस्क को शुद्ध करने के लिए होता है, ठीक है। तो भर्जन के अंतर्गत हम लोग किसी भी खनिज को ऑक्साइड में, मतलब किसी भी अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए करते हैं, किस में करते हैं, ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। बट ये कौन से अयस्कों का करता है, तो बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। जितने भी अयस्क जिसमें सल्फाइड की मात्रा होती है उनको अगर शुद्ध करना है, सल्फाइड वाले अयस्क को, तो हम भर्जन विधि का इस्तेमाल करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए होता है। किसको शुद्ध करने के लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों को ये शुद्ध करने के लिए होता है। इसके अलावा ये वायु की अधिकता में होती है, और ये जो भी अयस्क है उसके गलनांक से अधिक ताप पर होता है। गलनांक से अधिक ताप पे किया जाता है, किस ताप पे किया जाता है, इसको गर्म, इसका जो तापमान होता है वो गलनांक से अधिक होता है।
गलनांक से अधिक ताप पर किया जाता है। इसे हमेशा गलनांक से अधिक ताप पे किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। गलनांक से की वायु की अधिकता है तो आप ऐसे सोचना गलनांक से भी अधिकता ही होगी, ठीक है। तो गलनांक से अधिक ताप पे किया जाता है, और अधिक ताप पे गर्म करने से क्या होता है, ये सल्फाइड होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? कारण क्या है इसे अधिक ताप पे गर्म करने का? सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए होता है, करने के लिए ये पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी का ही पार्ट है, क्लास 10th में है, ठीक। तो वर्जन जो होता है वायु की अधिकता में होता है, और ये सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? भर्जन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तापमान जो होता है गलनांक से अधिक ताप पर होता है इसका। हमेशा गलनांक जो भी टेम्परेचर डाला जाएगा वो हमेशा गलनांक से, जो भी आपका चाहे लोहा है, लोहा का गलनांक अधिक होता है, तो उसके गलनांक से अधिक ताप पर अगर उसको हम करेंगे अयस्कों को शुद्ध करना हो तो हम भर्जन विधि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अधिक ताप पे करना है तो भर्जन विधि कहलाएगी, और वो सल्फाइड अयस्क होना चाहिए। कैसे अयस्क होना चाहिए? सल्फाइड। सल्फाइड अयस्क की मतलब खास बात यही कि ये वायु की अधिकता में होती है, दूसरा गलनांक से अधिक ताप पर होता है, और इसमें जितने भी सल्फाइड होते हैं कन्वर्ट किस में होते हैं? अधिक ताप पे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर याद रखना, एक क्वेश्चन राइट पे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th का ही है तो इसमें पीसीएस वगैरह में या यूपीएससी में तो आ ही सकता है, भले हम 12th का नहीं पढ़ते हैं। दूसरा होता है निस्तापन, इरेज कर दे। अगला जो होता है आपका निस्तापन है। निस्तापन जो होता है ये वायु की सीमित अवस्था में होता है या अनुपस्थिति में होता है। कैसे होता है? अनुपस्थिति बोलेंगे या तो रहेगा सीमित वायु रहेगा। वायु की ये अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में होता है। ये तो वायु की अनुपस्थिति में होगा या तो सीमित वायु में होगा, और इसमें जो होता है आपके गलनांक से कम ताप पे किया जाता है। टेम्परेचर क्या होता है इसमें? गलनांक से कम ताप पे किया जाता है। और कौन से खनिजों या कौन से अयस्कों का इसमें शुद्धिकरण करते हैं हम लोग? इसमें कार्बोनेट या ऑक्साइड जो होते हैं, जो हाँ कार्बोनेट बोल सकते हैं, कार्बोनेट बोल दो, या जितने भी ऑक्साइड वाले होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। तो मेनली किसका शुद्ध करने की कौन से अयस्क होता है? कार्बोनेट्स का होता है। जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं कार्बोनेट्स अयस्कों को शुद्ध करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें जितने भी कार्बोनेट्स अयस्क होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? निस्तापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति या तो सीमित वायु होगा, और इसमें जो गलनांक होता है वो तापमान से कम तापमान पे इसको किया जाता है। गलनांक से कम तापमान पे इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। गलनांक से कम तापमान पे इनको गर्म किया जाता है, और ये जब परिवर्तित होते हैं, कार्बोनेट्स परिवर्तित होते हैं, तो कार्बोनेट्स को कन्वर्जन जो होता है इसमें से आपके जल जो होते हैं, जल की मात्रा होती है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म करने पे अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं कम तापमान पे इसको जब अधिक गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा बाहर निकल जाती है, ठीक। इसमें कार्बोनेट्स के साथ में हाइड्रोक्साइड भी लिखना, हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक। जो भी कार्बोनेट्स होते हैं इसके अलावा हाइड्रोक्साइड जो कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए होता है, दोनों को करता है। और ये कन्वर्जन जो होता है इनके किस एक तो कम गलनांक पे होता है, कम गलनांक पर इसका तापमान जो होता है कम गलनांक पे इसको गर्म करते हैं। और अगला पॉइंट है इसका जो शुद्ध होता है ये तो किस में परिवर्तित होता है? इसमें से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल जो होते हैं वाटर बाहर निकलते हैं।
ये आयनिक को क्या करते हैं, अलग करने के लिए होता है। क्या करता है, इनको अलग करने के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भर्जन और निस्तापन से ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो भर्जन निस्तापन में अंतर क्या है, एक तो वायु की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब अधिकता में भी वो भी, और दूसरी जो है तो वायु की सीमित वायु में या तो वायु की अनुपस्थिति में होता है। एक गलनांक से अधिक ताप पर होता है भर्जन, जबकि निस्तापन जो होता है वो गलनांक से कम ताप पर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नहीं है जितना बता, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भर्जन जो होता है किसका निष्कर्षण या किसको शुद्ध करने के इस्तेमाल किया है, सल्फाइड एस को। कौन से एस को, सल्फाइड। भर्जन सल्फाइड को करता है, जबकि निस्तापन जो होता है कार्बोनेट्स को करता है। एग्जाम में यही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं कि सल्फाइड का कौन करता है, कार्बोनेट्स का कौन करता है। तो कार्बोनेट का कौन कर रहा है, निस्तापन, और सल्फाइड का कौन कर रहा है, कार्बोनेट वाले में नेट वर्ड है, तो नेट से निस्तापन समझ लेना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता अपना हिसाब लगा लेना, याद रहेगा। ठीक है, जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं उनका अगर एस्को को शुद्ध करना है तो कौन करता है, निस्तापन करता है, और सल्फाइड एस्को का भर्जन विधि द्वारा किया। खनिज जो होते हैं इनको दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो धात्विक खनिज होगा, दूसरा आपका कौन सा है, अधात्विक। धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें धातु की धातु पाए जाते हैं उनको धात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है, धातु क्या होता है, हाँ, धातु किसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं उसको धातु बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधातु। हाँ वही पूछ रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। ठीक है, धातुओं पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस आयन होता है, जबकि अधातु पे ऋण आयन होता है। जितने धातु हैं उनको कहाँ रखा गया है, अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी या मोज़ले की आवर्त सारणी में देखा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोला जाता है, तो कहाँ रखा गया इनको, कौन से ब्लॉक में, एस और डी ब्लॉक में रखे गए हैं। कहाँ पे धातुएं रखी गई हैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में जितने भी धातु, और रेयर अर्थ मेटल भी होता है ना, तो वो भी मेटल ही है, जिसको हम रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक में। जितने भी मेटल्स होते हैं उनको एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, एफ में रेयर अर्थ मेटल, जो सबसे नीचे अलग दो बॉक्स बनाए जाते हैं ना, लैंथेनाइड वाला, एक्टिनाइड वाला, लैंथेसाइड वाला, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो अलग से ग्रुप बनाया गया जिसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, उसमें भी रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में टोटल मेटल होते हैं लगभग, और आपके एन ब्लॉक में भी सोडियम कहने का है। जो आपका एस ब्लॉक होता है उसमें भी टोटल क्या पाया जाता है, धातुएं पाई जाती है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज को भी कोई दो पार्ट में बांटा जाएगा। एक होता है आपका लौ धात्विक, दूसरा होता है अलौ धात्विक। अब कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसमें लौ के अंश पाए, लोहे के अंश पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लौ धातुएं कहते हैं। जिसमें आपका लोहा वगैरह हम पढ़ते हैं, क्या है, जो आपका आयरन वगैरह है वो लौ धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, आयरन हो गया। जबकि अलौ धात्विक खनिज उन्हें कहा जाता है ऐसे खनिजों को, या ऐसे धात्विक खनिज को, जो भी धात्विक खनिज धातुएं होती हैं और खनिज अवस्था में है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। इसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत आपका कॉपर, ये याद रखना। ठीक है, ये वाला जो बता रहा हूँ इसको याद रखना कि कौन कौन सी धातुएं जो होती है, अलौ धातुएं होती है। कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, सोना, चांदी, सीसा, ठीक है, इत्यादि जो होते हैं ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ये सब जो होते हैं इसमें लौ की उपस्थिति, लोहे की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए इनको अलौ धात्विक खनिज बोलते हैं। कॉपर का पता सिंबल क्या होता है, Cu। बॉक्साइट का क्या होता है,
Al2CO3 into 2H2O, Al2CO3 into 2H2O, Al2O3 सर, Al2O3 Al2O3 into 2H2O, Al2O3 into 2H2O। सोना जो होता है क्या होता है AU, जबकि चांदी को आगे हम बोलते हैं AG, ठीक है, क्या है PP होता है। इनको रखा गया अलौह धात्विक खनिज में, और लौह धातु में लोहा वगैरह आता है। जबकि अधात्विक खनिज भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो भी ऐसे खनिज जो धातु है ही नहीं उनको क्या बोलते हैं अधातु। इसमें ये शीशा वगैरह याद रखना, ठीक है। शीशा क्या है, धातु है अधातु है, अधातु है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ से एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशा एक ऐसी धातु है जिसमें करंट या विद्युत का वो क्या है कुचालक है। शीशा क्या है, विद्युत की कुचालक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि शीशा क्या है, धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक होती है, ठीक। जबकि अधात्विक खनिज में क्या होता है, अधात्विक खनिज में जिसमें भी धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे चूना पत्थर वगैरह होता है, ठीक। चूना हो गया आपका अभ्रक, ठीक, रेत, मोनाजाइट वगैरह जो रेत पाई जाती है, ठीक है, मोनोजाइट वगैरह वो सब इसी में आते हैं, अधात्विक खनिज में आती हैं। इनको किस में रखा गया, अधात्विक खनिजों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा इसमें कोयला है, नाइट्रेट है, हीरा है, ठीक है। इसे भी कोयला, नाइट्रेट, हीरा, कोयला, नाइट्रेट, हीरा, ठीक है, इत्यादि होते हैं। इसमें अभ्रक इंपॉर्टेंट है, अभ्रक धातु, ठीक है। अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, इनको याद रखना कि अभ्रक जो होता है और कोयला जो होता है कैसे होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। इसमें धातु उपस्थित नहीं होता है, ये धातु नहीं है ना, तो इनको किस में रखा गया है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इधर बैठ जाओ। अब धात्विक खनिज के अंतर्गत आपका जैसे क्या पहला लौह अयस्क है, तो लोहे के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा, लौह अयस्क। इसमें अभ्रक को, कोयले को याद रखना। रेत में अगर रेत की बात की जाएगी, इसमें एक होता है मोनोजाइट रेत, ठीक ठीक। नाइट्रेट वगैरह जितने होते हैं, हीरा, हीरा किसका है ऐसे, सर अयस्क किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन पर टोटल जो होते हैं 3 अपर रूप होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाँ 660, मतलब C60 उसको बोलते हैं कार्बन, मतलब C60 फुलेरिन। और एक तो आपका हीरा है, दूसरा आपका क्या है, कोयला है। कोयला और हीरा जो होता है ये किसके अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। जिसमें कोयला जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली बहुत स्थिर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए, ऊष्मागतिकी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे स्थिर कौन सा होता है, कोयला नहीं, ग्रेफाइट। सॉरी क्या नाम है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली जो होता है वो क्या होता है, सबसे स्थिर होता है। सबसे स्थिर कौन सा, थर्मोडायनेमिकली अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट। क्या नाम है, ग्रेफाइट, ठीक है। और हीरा जो होता है सबसे शुद्ध अपर रूप माना जाता है। हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मागतिकी आधार पर देखा है सबसे स्थिर रूप होता है। इस सबसे स्थिर ऊष्मागतिकी के आधार पर अगर देखा जाए कौन सा तत्व, कौन सा कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेफाइट है। जबकि हीरा जो होता है सबसे शुद्ध अपर रूप होता है। ये पूछा गया था ऊष्मागतिकी वाला कि सबसे ज्यादा ऊष्मागतिकी के आधार पर सबसे स्थिर कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। पहला आपका लौह अयस्क, कौन सा अयस्क है, लौह अयस्क। आयरन ओर की बात होगी, ठीक है। कोई भी लोहा जो है खनिज अवस्था में सब पाए जाते हैं। लोहे वगैरह जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, खनिज अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। उनको ओर के रूप में बदला जाता है, ठीक है। उनका हम निष्कर्षण, भर्जन, निस्तापन इत्यादि विधियों द्वारा करते हैं, ठीक है। एक झाग प्लॉट विधि होता है, ठीक है, वो अलग विधि है। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए था कि ये निस्तापन और भर्जन वो देख लेना, वैसे तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ोगे इसे, ठीक है।
तो लौह अयस्क जो होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया। ये टोटल कितने भागों में होते हैं? 4। लोहे की मात्रा के आधार पे जो होता है इनको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे इसका शुद्धतम रूप जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट। क्या नाम होता है? मैग्नेटाइट। ये तो इसके अयस्क भी याद रखना, ये 4 इसके अयस्क ही है, ठीक है, लौह अयस्क है। एक होता है मैग्नेटाइट, होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडोनाइट। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जरूर पूछा था, चारों पूछे जाते हैं, इनका नाम याद रखना। जैसे इनके 4 होते हैं वैसे कोयले के भी 4 होते हैं, ठीक है। ये चारों पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें भी टाइट टाइट लगा है, वैसे एक बॉक्साइट भी होता है। एक बॉक्साइट है, मिलता जुलता वर्ड है, तो पूछा जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। अगर मैग्नेटाइट पूछेगा तो किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क। मैग्नेटाइट हो गया आपका, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट जो होते हैं ये सब किसके अयस्क होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। जबकि बॉक्साइट किसका होता है? ऐसे एक वर्ड और है, लिग्नाइट, वो किसका है? वो कोयले का है। तो सब में ये पीछे वाले वर्ड राइमिंग वर्ड लगे हुए हैं और इस आगे के बेस चेंज है, तो इनको याद रखना। ये कंफ्यूजन यहाँ से होता है और एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर कार्बन की मात्रा, सॉरी लोहे की मात्रा के आधार पर देखा है तो सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा रूप होता है? मैग्नेटाइट जो रूप होता है लौह अयस्क में सबसे शुद्ध रूप होता है। जबकि सबसे कम मात्रा लोहे की जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? सिडराइट में होती है। कार्बन की सबसे कम मात्रा जो होती है वो सिडराइट, लोहे की सबसे कम मात्रा जो होती है किसमें होती है? सिडराइट में होती है। जबकि सबसे अधिक इसमें होती है, ठीक है। मैग्नेटाइट में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। लोहे के बारे में कहें तो लोहा जो होता है एक तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत में भी इसके कुछ क्षेत्र दिखाई देते हैं लोहा के, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली राजहरा वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक। ये लोहा की यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ी है, चिकमंगलूर वगैरह है, चित्तूर वगैरह है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो रत्नागिरी वगैरह क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। वैसे हमें विश्व के पढ़ने हैं, किसके पढ़ने? विश्व का लौह अयस्क पढ़ना। एक तो सबसे अच्छा, इसका सबसे अच्छा, और जो आपका मैग्नेटाइट होता है ना, ये सबसे अच्छा है क्योंकि लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको चुंबकीय लौह अयस्क कहते हैं। कैसे अयस्क कहते हैं? चुंबकीय लौह अयस्क कहा जाता है। चुंबकीय लौह अयस्क, और इसे लौह कार्बोनेट बोलते हैं। मैग्नेटाइट को क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय लौह अयस्क बोलते हैं। चुंबकीय लौह है, जबकि सिडराइट को बोलते हैं लौह कार्बोनेट बोलते हैं। अब आप बताइए लौह कार्बोनेट के अवस्था में पाया जा रहा है सिडराइट, तो इसका हम शुद्धतम रूप कैसे ला सकते हैं? कौन सी विधि से लाएंगे? भर्जन से या निस्तापन से? निस्तापन से इसका यूज करेंगे। कार्बोनेट जितने होते हैं उनको शुद्ध रूप में करने के लिए किसका यूज किया जाता है? निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे चुंबक की मात्रा, इसलिए मतलब लोहे की मात्रा अधिक होने की वजह से ये मैग्नेटाइट अवस्था में है, तो इसके फार्मूले देखेंगे तो आपको कार्बोनेट दिखाई देगा, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट्स होते हैं, तो इनका निस्तापन विधि से करेंगे। जिसमें भी फार्मूले में आपको कार्बोनेट्स दिखाई दे, जिनके ही फार्मूले में जितने भी फार्मूले इसके बनेंगे, अगर कार्बोनेट्स की मात्रा अगर दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। और अगर सल्फाइड अवस्था में उपस्थित है तो उनका क्या करते हैं? भर्जन वगैरह करते हैं। जैसे PbS वगैरह होगा तो उनका भर्जन होता है, ठीक है, शुद्ध रूप में लाने के लिए, जैसे जिसको गैलेना बोलते हैं ना, PbS। तो और जिसके में भी फार्मूले में कार्बोनेट्स दिखाई देंगे, CO3 दिखाई देगा, वो सब क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। इसमें पहले ना लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक, लौह अयस्क जो होता है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील। या करंट का डेटा देख के मतलब थोड़ा सा मैच करके लिखना है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो पाया जाए कहाँ पे पाया जाता है? वैसे तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ब्राज़ील में होता है, ठीक है। और इसका भंडारण जो होता है ऑस्ट्रेलिया और रूस के पास है। भारत जो होता है उत्पादन में जो है कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है।
लॉयस के उत्पादन में लिखा है तो भारत का स्थान में चौथा है। उत्पादन में सबसे ज्यादा वैसे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, उसके बाद आपका चाइना है, फिर आपका भारत है। जबकि तो भारत का स्थान है ना, भारत में चौथे नंबर पे है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ब्राजील में पाया जाता है। जबकि भंडारण के आधार पर इसको अगर देखा जाए, भंडारण के आधार पर लिखा है सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो रूस के पास है। ऑस्ट्रेलिया और रूस। यहाँ पे भारत जो है 5वें नंबर पे है। कौन सा नंबर पे है? 5वें नंबर पे। तो भारत का पोजीशन याद रखना, भारत जो है उत्पादन में चौथे नंबर पे और भंडारण जो है 5वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो पाया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जा रहा है, ठीक है। भंडारण के आधार पे ऑस्ट्रेलिया और रूस आ जाता है, जबकि उत्पादन के आधार पे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ठीक है। दो स्टार्टिंग के याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछाते हैं। इतना से पूछ लेगा, या तो पहला ही पूछा था या तो मिनिमम 2, ठीक है। 2 से ही आपको अरेंज करने के लिए देगा कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया, क्रम से या तो 4 ऑप्शन देके पूछेगा निम्नलिखित में से प्रथम में 2 कौन है लॉयस के उत्पादन में। तो प्रथम में कौन कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है और ब्राजील है। भारत का पोजीशन क्या है? चौथे नंबर पर है, जबकि भंडारण में भारत जो है 5वें नंबर पर है। इसके कुछ क्षेत्र हैं, उनके नाम लिखना। पहला है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। एक तो आपका मेसाबी रेंज आएगा जो कि सुपीरियर लेक्स यानी ग्रेट लेक्स से पड़ता है। दूसरा पेंसिल्वेनिया वगैरह है, ठीक है। कौन सा है? पेंसिल्वेनिया और मेसाबी रेंज जो कि सुपीरियर लेक्स जो ग्रेट लेक्स है, ठीक है। अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, तो ग्रेट लेक्स के पास मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज में लॉयस के खनिज पाए या एसिड पाए जाते हैं। लॉयस जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मेसाबी रेंज में पाए जाते हैं अमेरिका वाले में। एक तो मेसाबी है, मेसाबी रेंज जो कहाँ पे है? सुपीरियर लेक के पास। और दूसरा आपका है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया, ये दोनों क्षेत्र आपको जो है अमेरिका में दिखाई देते हैं और मेसाबी रेंज का एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक अल्बामा करके भी है, वो लिख लो अल्बामा, ठीक है। अल्बामा कई सारे क्षेत्र हैं, देखिए मेसाबी रेंज है, पेंसिल्वेनिया है, अल्बामा है, 3 क्षेत्र और इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन जो आना होगा इसी से मेसाबी से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मेसाबी रेंज किस लिए फेमस है, ठीक है। किस लिए फेमस है? किस लिए? लॉयस के उत्पादन के लिए, ठीक है। सुपीरियर तो सुपीरियर झील के पास वाला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा आपका है ब्राजील का है। दूसरा आपका आता है इताबिरा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? इताबिरा पहाड़ी है, एक मिनास गेरेस प्रांत करके है। इताबिरा पहाड़ी, मिनास गेरेस, क्या मिनास गेरेस प्रांत है ब्राजील का। वहां पर आपको इताबिरा की पहाड़ी है, ब्राजील के इताबिरा की पहाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इताबिरा की पहाड़ी वैसे कहाँ पे है? ब्राजील में है। और यहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है? लॉयस का उत्पादन किया जाता है। 2 स्थान इसमें सभी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मेसाबी रेंज और इताबिरा पहाड़ी। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। इसमें एक है पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र, ट्रांसवाल का एक पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मास वर्ग। पोस्ट मास वर्ग जो है ये ट्रांसवाल वाले क्षेत्र में है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में आपको दिखाई देता है पोस्ट मास वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही लिखवा रहा हूँ। और आप घर पे बुक से अच्छे से सारे का जितने भी क्षेत्र होंगे तो आप देख के लिख लेना, ठीक। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारा याद करना, सभी खनिजों का याद करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है।
और सभी क्षेत्रों को अगर दिमाग में बनाए रखना, क्योंकि इसके अलावा भारत का भी सेम हमें याद करना पड़ता है, तो डेटा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो होता है उस पर आप फोकस करो, उसके अलावा जो क्षेत्र बचते हैं उनको हम आगे समय के अनुसार याद कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है पिलबारा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पिलबारा। पिलबारा क्षेत्र, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? पिलबारा, जो हैमर्सले के नाम क्षेत्र कहाँ पे है? ये हैमर्सले के पास में ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला है आपका चाइना। चाइना में है मंचूरिया, सांसी, मंचूरिया, सांसी। उसके अलावा आपका है सांतुंग है और सिचुआन है। सांतुंग और सिचुआन, ठीक है। कई सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको आप बार बार रिवाइज करते रहना, याद हो जाएगा। इसमें आपका सांसी वाला जो क्षेत्र है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सांसी जो होता है कहाँ पे है? चाइना में है। और किस लिए जाना जाता है? लॉ एस के लिए जाना जाता है। तो एक तो मेसाबी को फोकस में करना, इताबिरा हो गया, पिलबारा हो गया, सांसी, ये चारों पे जरूर। पिलबारा क्षेत्र जो हैमर्सले ऑस्ट्रेलिया में स्थान है, वहाँ पे आपको पिलबारा क्षेत्र दिखाई देगा। इसके अलावा रूस है। रूस में है आपका मैनिटोगोर्स करके एक क्षेत्र है, लिखना इसका रूस। रूस में कौन सा है? मैनिटोगोर्स्क। लिखिए। अगला लिखना स्वीडन, किरुना और गैलीबार। स्वीडन में कौन सा इंपॉर्टेंट है? किरुना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वीडन में है किरुना व गैलीबार। और रूस का क्या होता है? मैनिटोगोर्स्क। इसमें आप किरुना को याद रखें। किरुना वाला क्षेत्र स्वीडन का, कहाँ का है? स्वीडन का है, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र है लॉयर्स के, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान देना। जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एक तो मेसाबी रेंज पूछा जाता है। कहाँ पे है मेसाबी रेंज? अमेरिका में है। सांसी अगर पूछे तो चाइना में है। सांसी चाइना में है। इताबिरा जो है आपका ब्राजील में है। और कौन सा है? किरुना जो आपको स्वीडन में दिखाई देता है, ठीक। पिलबारा क्षेत्र को भी याद रखना, जबकि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पिलबारा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये लॉयर्स के क्षेत्र, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉयर्स के क्षेत्र पूछे ही जाएंगे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चांसेस ज़्यादा रहता है एग्जाम में आने के। इसका भारत में भी अगर लॉयर्स के पूछे जाते हैं तो भारत वाला जब इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें इंडिया वाला क्षेत्र बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से वो भारत वाले ही होते हैं, ठीक है। भारत के ज़्यादा पूछे ये हो गए। सांसी कहाँ पे है? और वैशाली, और ये किस लिए जाने जाते हैं? लॉयर्स के लिए जाते हैं, ठीक है। पिलबारा क्षेत्र कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। किरुना स्वीडन का है, ठीक है। और किस लिए किरुना किस लिए फेमस है? लॉयर्स के लिए है आपका। और पिलबारा क्षेत्र लॉयर्स के लिए। सांसी लॉयर्स के, सिचुआन भी लॉयर्स के लिए, ठीक है। और एक है गैलीबारा करके जो है स्वीडन में, और वो किससे फेमस है? लॉयर्स का ही बता रहा हूँ, ठीक है। और उसको बार बार कई बार बोलना घर पे या अदर टाइम में, एक ही टाइम में नहीं, एक ही बार में 50 बार पढ़ो। इससे अच्छा है क्या एक बार में एक बार पढ़ो और 50 दिन पढ़ो उसी चीज़ को, कई बार हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो रटने वाला तो एक ही बार में सोचते हैं 50 बार पढ़ लेता हूँ, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आप उसे 50 टाइम्स पढ़ो, ठीक है, 50 टाइम्स पढ़ो अलग अलग, तो ऐसे ही याद आ जाएगा। एक ही बार में याद करने से अच्छा है 50 बार अलग अलग दिन पढ़ो। अगला है आपका मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज
ये इसमें लिखना मैग्नीज में। मैग्नीज के जो एस होते हैं उसमें होता है पायरोलुसाइड, इसके एक एस है, इसका नाम क्या है, पायरोलुसाइड। ठीक, क्या नाम है, पायरोलुसाइड। जो मैग्नीज का इस्तेमाल किया था वो स्टील में किया जाता है, स्टील को शुद्ध करने में जो होता है, स्टील उद्योग में इसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पायरोलुसाइड है, साइलोमिलेन है, रोडोक्रोसाइड है, रोडोक्रोसाइड, और भी इसमें कुछ है, रोडोक्रोसाइड है। पायरोलुसाइड, रोडोक्रोसाइड, साइलो, क्या नाम है, साइलोलोमिलेन, साइलोलोमिलेन। साइलोमिलेन, ये तीन इसके एस है, जिसमें आपको पायरोलुसाइड थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में ज़्यादा पूछा था। पायरोलुसाइड में पूछा था किसके एस को थे, मैग्नीज के एस को थे। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण दोनों दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे होता है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। किसकी, कहाँ पे होता है, इतना याद करना बहुत है, यही पूछेगा कि इसका उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्पादन और भंडारण में आपका दोनों दक्षिण अफ्रीका, दोनों दक्षिण अफ्रीका ही है। ये दक्षिण अफ्रीका इसके उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा है और भंडारण में भी सबसे ज़्यादा है मैग्नीज। इसका इस्तेमाल जो होता है कच्चे माल के रूप में इस्पात इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, इस्पात जो होते हैं, स्टील उद्योग जिसको बोलते हैं, स्टील उद्योग में कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में होता है, और भी कहाँ पे होता है, स्टील उद्योग में होता है। स्टील उद्योग में इसका प्रयोग होता है। पायरोलुसाइड हो गया, रोडोक्रोसाइड हो गया, और साइलोमिलेन करके कुछ ऐसे होते हैं जो इनके पूछे आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पायरोलुसाइड एग्जाम में आता है। ठीक है, पायरोलुसाइड किसका एस का, सब में इसमें क्या है, साइट है, तो पायरोलुसाइड, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट सब मिलते जुलते हैं। ठीक, इसका बार बार थोड़ा अच्छे से याद करना। एस का जो होता है केमिस्ट्री में भी आप एस पढ़ते हो ना, अलग से पढ़ोगे एस को के बारे में, तो सभी एस लिखाए जाएंगे वहाँ पे, तो थोड़ा याद रखना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें कुछ क्षेत्र है लिखना। चीन में पहला भूटान, चीन में है एक क्षेत्र है भूटान, भूटान में क्षेत्र है। ठीक, मंचूरिया में भी पाया जाता है। मंचूरिया का एक क्षेत्र है पेंगी करके है, वहां पे पाया जाता है पेंगी, मंचूरिया के पेंगी क्षेत्र में पाया जाता है। और हुनान करके एक जगह है, ठीक है, चाइना में, वहां पे पाया जाता है हुनान। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में वही पोस्ट मास वर्ग है, जिसमें आपने पहले लिखा था, वहां पे मैग्नीज पाया जाता है। पोस्ट मास वर्ग ट्रांसवाल वाले क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है। लॉयस जहाँ पाया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पे आपको मैग्नीज भी दिखाई दे रहा है। पोस्ट मास वर्ग, और ये कौन से क्षेत्र में है, ट्रांसवाल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है, ट्रांसवाल क्षेत्र जो है इसका, वहां पे पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपके जैसे ब्राजील ना, ब्राजील में है मोंटो ग्रासो और अमापा, मोंटो ग्रासो और अमापा। मोंटो ग्रासो और अमापा क्षेत्र जो होता है, इसमें मोंटो ग्रासो इंपॉर्टेंट है, ब्राजील के हैं। ठीक, और इसका यूक्रेन में है निकोपोल करके। यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र है, यूक्रेन का जो है निकोपोल करके एक क्षेत्र है, वहां पे मैग्नीज के एसिड पाए जाते हैं। निकोपोल, ठीक है। अगला है कॉपर, क्या नाम है, कॉपर।
कॉपर जो होता है ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा? निकोपोल। कॉपर, कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले कौन से समय में हुआ था? कौन से? तांबे की जो हड़प्पा सभ्यता में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? तांबा प्रसार। हिंदू सिंधु घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे कांसा पाया गया था। कांसा, इसीलिए उसको क्या सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से आता है। उसी समय जो है तांबा भी सर्वप्रथम पाया गया था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसके जस्ट पहले या बाद में थोड़ा वहाँ पे संदेह है कि ताम्र पाषाण युग पहले है या बाद में, ठीक है। उसके डेटा के अकॉर्डिंग अभी उसके डेटा के अकॉर्डिंग उस पर काम चल रहा है, ठीक है, कि वो ताम्र पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता के पहले है या बाद में। तो जो तांबा होता है ये आपको प्राचीन समय से दिखाई दे रहा है। तांबा में एक खास क्वालिटी है, तांबे में अगर आप कॉपर में दो चीजें, कॉपर में अगर जिंक मिलाते हैं तो आपको क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। और जब कॉपर में क्या मिलाएंगे? टिन मिलाएंगे, तब कांसा बन जाता है। आपको कांसा, वही कांसे जिसको बोलते हैं, ठीक है। कांस मेटल होता है, कांस्य पदार्थ होता है। तो ये कॉपर और टिन के, इसको टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिन का क्या होता है? ऐसा होता है। जब कॉपर में टिन मिला दिया जाता है तो कांसा बनता है। तो वैसे याद करते हो, कांसा में देखो लास्ट में स लिखा है और टिन का पहला जो लेटर होता है एस से स्टार्ट होता है, तो कांसा से। पीतल वाला तो ऐसे लोग याद करते हैं पिताजी करके, ठीक है। पिताजी फिर पी फॉर क्या होता है? पीतल हो गया। तांबा और जी फॉर जिंक होता है, जस्ता, ठीक है। तो कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाता है? पीतल बनाता है, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कॉपर और जिंक आपस में मिलकर क्या बनाता है? पीतल बनाता है, ना कि पिताजी, ठीक है। कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बनता है, जबकि कॉपर और टिन मिलेगा तो कांसे का निर्माण होता है, ठीक है। पीतल के बर्तन पाए जाते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा? भारत में अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो पीतल के बर्तन के लिए फेमस स्थान कौन सा है? मथुरा या मुरादाबाद? मुरादाबाद जो होता है बर्तन के लिए फेमस है, जबकि पीतल की मूर्तियां, तांबे की जो मूर्तियों की बात होगी तो आपको मथुरा क्षेत्र। मुरादाबाद किस लिए फेमस है? तांबे के बर्तन यानी पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। जहाँ पे तांबा पाया जाएगा वहाँ पे पीतल बनेगा ही, ठीक है। इसमें कुछ क्षेत्र के नाम लिखना, जैसे चिली का है चिक्वीकुमाटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तांबा वाला क्षेत्र लिखेंगे इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तांबे के क्षेत्र जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो पहला कौन सा है? चिली। इसमें है चिक्वीकुमाटा। चिक्वीकुमाटा जो क्षेत्र है वो चिली का है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है ना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कांगो वाला क्षेत्र है। कांगो में एक क्षेत्र है कटंगा। कटंगा की पहाड़ी, कटंगा वाला जो कटंगा क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कटंगा क्षेत्र का फेमस होने का कारण क्या है, ठीक है। कटंगा हो गया। इसको अमेरिका में है एरिजोना एंड मोंटाना, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिका में कौन है? एरिजोना व मोंटाना क्षेत्र। एरिजोना और मोंटाना क्षेत्र जो है अमेरिका का है। कांगो में कटंगा क्षेत्र जो होता है ये फेमस है कॉपर के डिस्कशन के लिए, कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है। और चिक्वीकुमाटा जो होता है आपका चिली में स्थित है। इसके बाद कनाडा में लिखना, कनाडा का एक सडबरी क्षेत्र करके है, सडबरी क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक मैनिटोबा करके है कनाडा में ही, ठीक है। मैनिटोबा, तोबा से आप तांबा याद कर लेना, मिलता जुलता, ठीक। मनी तांबा है, मैनिटोबा करके।
कनाडा में। अगला दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, इसमें आपका ट्रांसवाल क्षेत्र आता है। ट्रांसवाल क्षेत्र में कॉपर का भी हुआ था, मैंगनीज का भी हुआ था और लोहे का भी हुआ था। ट्रांसवाल क्षेत्र और इसके अलावा वहाँ पे केप प्रांत, एक तो ट्रांसवाल है और दूसरा क्या है, केप प्रांत में कॉपर का उत्पादन किया जाता है। कॉपर के उत्पादन में और भंडारण में आपका चिली, उत्पादन और भंडारण की बात की जाएगी तो चिली नंबर 1 है। उत्पादन और भंडारण में कौन है, चिली, ध्यान रखना, ठीक है। चिली जो होता है कॉपर के उत्पादन और भंडारण में सबसे ऊपर है, ठीक है। चिली का कौन सी खान है, चिक्विकमाटा की जो खान है वहाँ पे तांबे का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कटंगा की पहाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं। कटंगा जो होता है तांबे के लिए फेमस है, जो कि कांगो वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कांगो पता है, कांगो जो भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरती है उसी के आसपास का क्षेत्र है जो कांगो वाला है। कांगो जाए नदी भी है, ठीक। अमेरिका में एरिजोना और मोन्टाना के प्रांत हैं, जबकि मेसाबी अगर पूछा जाए तो लॉयस के लिए, मेसाबी पूछा गया तो मेसाबी हो गया या पेंसिल्वेनिया वगैरह हो गया, वो किसके फेमस है, लॉयस में। इटाबीरा अगर पूछा जाए तो वो भी लॉयस के लिए है। कहाँ पे है इटाबीरा, ब्राजील में। कहाँ पे, ब्राजील में। लेकिन किरुना अगर बोला जाएगा तो किरुना जो आपका स्वीडन में स्थित है और भी लॉयस के लिए, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल के प्रांत हो गए, चीनी सबसे ज़्यादा होता है। अगर ना बॉक्साइट, बॉक्साइट बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये एकल अवस्था में मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इसमें कोई और खनिज नहीं होते। ये तो किसका अयस्क है, पहली बात तो ये एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट का जो इस्तेमाल किया था क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है काफ़ी हल्का होने की वजह से जो वायुयान वगैरह होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में बहुत सारे बर्तन जैसे एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। बर्तन के अलावा इनका जो इस्तेमाल किया जाता है चद्दर वगैरह जो होती हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे अपने को घर जैसे स्ट्रक्चर देने के लिए भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया, वो सब क्या है, सामने में बना हुआ है, सब क्या है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। और आपके जो वायर होते हैं, घरों के वायर जो खुले तार होते हैं, खुले तार जो होते हैं एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। कारण ये होता है कि वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब ऑक्साइड बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसकी परत नहीं बनती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऑलरेडी रहता है तो जंग नहीं लगता। जो एल्यूमिनियम के वायर होते हैं उसमें जंग न लगने के कारण इसको हम एल्यूमिनियम के वायर को खुले तार के रूप में घरों के बाहर इस्तेमाल करते हैं। इनकी उपलब्धता अपेक्षाकृत तांबे से ज़्यादा है और सस्ते होने के कारण इन्हें खुले वायर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तांबा महंगा भी पड़ता है, जो कॉपर है वो अपेक्षाकृत क्या है, महंगा है। जबकि विद्युत का सुचालक दिखा है सबसे ज़्यादा चांदी है, ठीक है। चांदी को तो हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तारों के रूप में थोड़ी करेंगे। वैसे ही इसकी कीमत कितने, 1.5 लाख चल रही है आसपास, 140 प्रति किलो के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से 140 के आसपास होगा, 140 हज़ार, 136 पे, 1,36,000 चल रहा है। उसका वायर कौन बनाएगा, इतना महंगा है, ठीक है। और चांदी भी अपेक्षाकृत महंगा है, सॉरी आपका जो तांबा होता है वो महंगा ही होता है, तो तांबे के वायर तो हम यूज़ करते हैं, फिर भी वो महंगा पड़ता है ना। लेकिन उसको हम क्या करेंगे, घरों में यूज़ कर सकते हैं, घरों के अंदर। अब घरों के बाहर अगर यूज़ करना है, बड़े बड़े वायर लेके जाना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया था। और वो हल्का भी होता है, एल्यूमिनियम जो है अपेक्षाकृत हल्का होता है, ठीक है, वजन भी उसकी कम होती है। और वो जो होता है कि आपका ऑक्साइड नहीं बनाता है, जो नमी होती है ना एनवायरमेंट में उसकी वजह से वो ऑक्साइड नहीं बनाता है। और वो और क्या होता है, जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगता। जबकि आप कॉपर वगैरह वायर में देखोगे आप जंग लग जाता है, ठीक है। कॉपर के वायर वगैरह जो होते हैं उसमें जंग लग जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के वायर में जंग नहीं लगता है। खुले वायर देखो पड़े हुए हैं, मतलब बाहर आप देखते हो खुले वायर रहते हैं, उसमें कोई जंग नहीं लगता, उसकी जो आयु है बहुत अधिक है एल्यूमिनियम, इसीलिए उसका हम इस्तेमाल बाहर जो वायर वगैरह होते हैं जैसे 33,000 वोल्ट का, 11,000 वोल्ट का, उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्वचालित वाहन वगैरह जो होते हैं, जो भी मोटर गाड़ी हो गया आपका, इन सब में भी एल्यूमिनियम के
पार्ट से मतलब बने होते हैं। एल्यूमिनियम के जो पार्ट होते हैं वो स्वचालित वाहनों में होते हैं। रेफ्रिजरेटर पता है क्या होता है? क्या होता है? फ्रिज को बोलते हैं, ठीक है। और बर्तन बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसमें क्षेत्र लिखना, ऑस्ट्रेलिया का एक वाइपा क्षेत्र करके है बॉक्साइट में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा क्षेत्र है? वाइपा, ठीक है। वाइपा करके एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको केप वर्ड ट्रायंगल पे दिखाई देता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो गिनी है। गिनी जो है आपका बोफा और सी, गिनी में बोफ करके लिखना बस बहुत। वोक और बोफा दो है बस, वोक और बोफा। सिगुरी भी लिखो। बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन भंडारण इसका सबसे ज्यादा गिनी में होता है। कहाँ पे होता है? गिनी। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो गिनी सबसे ज्यादा भंडारण यहाँ पे होता है। भंडारण के आधार पे कौन है? गिनी है। जबकि उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, इनके क्षेत्र थोड़ा एक बार देख लेना, पूछे नहीं जाता था। वाइपा है, वोक एंड वोफा, सिगुरी। ठीक है, आगे कुछ और क्षेत्र है, इसको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। जैसे आपका टिन क्षेत्र, टिन है क्षेत्र, सॉरी टिन है। टिन के लिए लिखना टिन मतलब ऐसा होता है ना उसका। तो टिन जो होता है इसके अयस्क होता है कैसिटेराइट करके एक अयस्क होता है। टिन का क्या होता है? कैसिटेराइट। कैसिटेराइट इसका अयस्क होता है। ये जंग रहित और कोमल होने के कारण इसका इस्तेमाल स्टील वगैरह में किया जाता है। ये जंग रहित होता है आपका टिन, जंग उस पर नहीं लगते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? स्टील वगैरह उद्योग में या स्टील बनाने में किया जाता है टिन का इस्तेमाल। ठीक है, टिन का यूज करके कॉपर में हम क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कांसे, मतलब कांसा बनाया जाता है। इसमें आपका है, इसको मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, पूरा डेटा आप लिख लेना, तो अभी लिखने की आवश्यकता नहीं इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मलेशिया में एक है पेनांग क्षेत्र है, सेलांगोर है, सुनगई क्षेत्र है, इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया है, टिंगहा करके कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तस्मानिया पता ना, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, तो तस्मानिया है, टिंगहा है। चीन में यूनान और हुनान करके दो अलग अलग क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में बिलिटन और बांगा करके है। इंडोनेशिया का पूछा जाता है, बिलिटन और बांगा किस लिए फेमस है? टिन के लिए फेमस है। टिन के लिए बिलिटन और बांगा जो क्षेत्र है वो फेमस है, ठीक, पूछे जाते हैं। नहीं, वो वेलिंगटन उसकी राजधानी है, ये बिलिटन है, ठीक है। एक देखो, एक वेलिंगटन राजधानी है जो कि न्यूजीलैंड का है, एक वेलिंगटन द्वीप है जो कि केरल में स्थित है, और एक ये बिलिटन है, बिलिटन, ठीक है। ये क्या है? बिलिटन। बिलिटन और बांगा जो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। टिन के उत्पादन में देखा है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण दोनों इसमें चीन करता है, और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। कौन आता है? चीन और इंडोनेशिया इसके पहले और दूसरे पायदान पे स्थित है। अगला है चांदी। चांदी का लिखना। चांदी जो होता है, जहाँ पे सोना पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, वहीं पे मिश्रित अवस्था में चांदी भी पाया जाता है, ठीक है। सिल्वर बोलते हैं इसको। सिंबल क्या होता है? केजी। इसका जो अयस्क होता है उसका नाम होता है अर्जेंटाइट। अयस्क का नाम इसका याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट इसका अयस्क जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चांदी में। और चांदी कहाँ कहाँ पाया जाता है? मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, जहाँ पे आपको सोना दिखाई दे, ठीक है। क्या क्या? सोना, मतलब आपकी सोना, कॉपर और जिंक,
के साथ मिश्रित अवस्था में दिखाई देते हैं। इनके साथ मिश्रित अवस्था में, जहाँ पे आपको चांदी दिखाई देगा वहीं पे आपको सोना भी दिखाई देगा, कॉपर भी दिखाई देगा और जिंक के साथ में ये मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। इसका जो अयस्क होता है वो कौन सा है? अर्जेंटाइट है। अर्जेंटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछा था कि अर्जेंटाइट जो है किसका अयस्क, ठीक है। चांदी के कुछ क्षेत्र लिखना। मैक्सिको, सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होता है? मैक्सिको में भी, मैक्सिको में ही होता है, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको का एक क्षेत्र है चिहुआहुआन करके, चिहुआहुआन। ये आप एक रेगिस्तान का नाम भी सुनते हो ना, जैसे चिहुआहुआन रेगिस्तान या मरुस्थल, कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिको में, ठीक है। ये भी याद रखना, मरुस्थल का नाम भी है और यहाँ पे आपको चांदी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक है जकाटेक्स करके है, जकाटेक्स इसी में, ठीक है। क्या होता है? जकाटेक्स बोलते हैं, बात चिहुआहुआन होता है, ठीक। दूसरा जो क्षेत्र है आपका कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? माउंट ईसा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट ईसा, माउंट ईसा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। किस लिए जाना जाता है? चांदी के उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। और सबसे ऊपर जो है चिहुआहुआन, चिहुआहुआन जो होता है ये फेमस है चांदी के लिए, मैक्सिको में ही है। चिहुआहुआन को और क्या पूछा, किस लिए जाना जाता है? चिहुआहुआन एक रेगिस्तान भी है, मतलब मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल है। तो वैसे भी याद रखना, चिहुआहुआन क्या एक मरुस्थल है जो कि आपको अमेरिका और मैक्सिको में दिखाई देता है, अर्थात मोस्टली मैक्सिको में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है ये, तो अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है चिहुआहुआन। चिहुआहुआन क्या? एक मरुस्थल में, साथ में चांदी के उत्पादक क्षेत्र में भी जाना जाता है। इसमें और है अगला एक ब्रोकन हिल्स भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकन हिल। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला कनाडा। हाँ, माउंट ईसा है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, ठीक है। अलग से पूछा सकता है माउंट ईसा कहाँ पे है। कनाडा में है क्यूबेक और ओंटारियो, क्यूबेक ओंटारियो, ठीक है। क्यूबेक और ओंटारियो है, कनाडा में है, चांदी के लिए फेमस है। अच्छा, क्यूबेक वर्ड से कुछ आपको साइंस में या फिजिक्स में कुछ याद आ रहा है? क्यूबिक या क्यूबिक जो बोलते हैं, या क्यूबिक पर सेंटीमीटर, घन होता है। हाँ, क्यूबिक एक घन होता है। हाँ, मतलब इसको हम क्या निकालते हैं? जल का प्रवाह दर। जल प्रवाह की दर को हम किससे निकालते हैं? क्यूसेक से। क्यूसेक में मेजर करते हैं, क्यूसेक क्यूबिक, फिजिक्स। जल प्रवाह की दर को, इसी से लगभग मिलता जुलता एक वर्ड है, क्यूबिक, ठीक। अगला है अमेरिका। अमेरिका में एरिजोना, मोंटाना, कोलोराडो। एरिजोना, मोंटाना, कोलोराडो। कोलोराडो, मोंटाना, एरिजोना, ये कहाँ पे है? अमेरिका में, चांदी के लिए फेमस है। एरिजोना और मोंटाना आपने लॉयस्क में भी पढ़ा था ना, याद रखो। लॉयस्क के लिए भी आप पढ़े थे ना, एरिजोना और मोंटाना, वहाँ सॉरी पेंसिल्वेनिया वगैरह में। सॉरी, यहाँ पे तांबा पाया था ना, लॉयस्क में तांबा, क्या नाम है? तांबा मैंने पाया था अमेरिका में, एरिजोना, मोंटाना। चांदी के पढ़ रहे हैं कि ये सब बेसिक अवस्था में पाया था, तो तांबा और चांदी में एरिजोना, मोंटाना दोनों होगा, ठीक है। तांबा और चांदी के लिए जाना था। एरिजोना, मोंटाना जो होता है तांबे के लिए भी है और चांदी के लिए भी, ठीक है। और अभी इसके पहले कहा था ना, ये दोनों, ये सब मिश्रित अवस्था में, मतलब एक जगह पे चार पाए जाते हैं, कॉपर, जिंक और चांदी और तांबा। मतलब कॉपर मतलब वही तांबा ही होता है, कॉपर को तांबा बोलते हैं। अगला लिखना, चांदी में सबसे ऊपर कौन उत्पादक की दृष्टि से? आपका मैक्सिको। उत्पादन में कौन है? मैक्सिको, जबकि भंडार में आपका पेरू है।
उत्पादन में कौन है? मैक्सिको। जबकि भंडार में अगर पूछा जाएगा तो पेरू। ठीक है, उत्पादन में मैक्सिको है, भंडार में पेरू है चांदी के उत्पादन में। ठीक है, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, भंडार क्या होता है? पेरू करता है। पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगला इसमें सोना। कनाडा। क्यूबेक है, ओंटारियो। ओंटारियो। सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु होती है, ठीक है, जिसकी कीमत इस टाइम बहुत ज़्यादा है। लगभग कितना है, क्या कीमत चल रही है सोने की? 1 लाख प्लस है। 1 लाख तो ज़्यादा ही था। चांदी से ऊपर है। कितना? चांदी से ऊपर, चांदी 136 की है। 140 पहुँच गया सोना। सोना इसके ऊपर नहीं, है। 140 नहीं, 1 लाख से ऊपर चांदी है और 1 साथ चल रहा है। चलो बहुत महंगा ना, बट वो 10 ग्राम का है, ठीक है, मतलब 1 तोले का 10 ग्राम का, वो 1 किलो का है। ठीक है, बहुत महंगा है सोना। इन्वेस्ट करना इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? सोना है, और उसकी कीमत घट रही है अभी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उससे महंगा भी हुआ था, 1.7 से ही महंगा था ना, 1.26 तक पहुँच गया था शायद, 1.27 तक गया था, तो अभी बीच में उसमें गिरावट देखने को मिली। बट फिर भी मेरी जानकारी में सोना था 25-26। जब से जानता हूँ कि सोना क्या है, 25-26 हज़ार। ठीक है, वहाँ से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर उस टाइम कोई सोना खरीद के रख लिया होता ज़्यादा मात्रा में, आज उसी सोने की कीमत इतना ज़्यादा मिलती, कई गुना बढ़ गया। कितना गुना? 4 गुना से ज़्यादा है। 25,000 उस समय कीमत थी। इन्वेस्टमेंट अच्छा है ना इसमें, सोने में। तो कोई भी चीज़ खरीदने से अच्छा है, गाड़ी खरीदने से अच्छा है आप सोना खरीद के रखो। ठीक है, उसकी कीमत तो घटेगी ही गाड़ी वगैरह की, बट सोने की कीमत नहीं घटने वाली है। आज खरीदोगे वो कल है उससे ज़्यादा ही देगी। तो कोई भी खरीदना है, मतलब सामान खरीदना उसमें आप सोना खरीदना। सोने में देश जो होता है, सॉरी इसमें स्थान लिखना। ऑस्ट्रेलिया। सोने में क्या है? पहला ऑस्ट्रेलिया लिखना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है आपको कालगुरली और क्या नाम है? कुलागार्डी। कुलागार्डी, ये दोनों नाम रट लेना। ठीक है, नाम है आपका। कालगुरली और कुलगार्डी किस लिए फेमस है? सोने के उत्पादन के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कालगुरली और कुलगार्डी। डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि ये क्षेत्र किस देश का है, और ये भी पूछ सकते हैं कि सोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फेमस है, या कुलगार्डी में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, कौन सा यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका में ना अलास्का और कैलिफोर्निया है। अलास्का और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में, तो अमेरिका में अलास्का और कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी। ठीक, और दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका वाला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जोहान्सबर्ग, कौन सा? ब्लू फाउंटेन। यहाँ पे एक तो आपका जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है। ठीक, किम्बरले की खान जो है बहुत फेमस है। ठीक है, इसको अलग से याद कर लेना कि किम्बरले की खान कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पे है? किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि कालगुरली और कुलगार्डी कहाँ पे आपको दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें है एक बोक्सबर्ग करके भी स्थान है, दक्षिण अफ्रीका में बोक्सबर्ग। ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका में। इसमें से आप कालगुरली, कुलगार्डी, किम्बरले और जोहान्सबर्ग चारों दिमाग में रखना। इससे ही आपका अगर सोने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप टैकल कर लोगे आराम से, मतलब हो जाएगा आपको क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतने में से ही पूछा जाएगा।
मोस्टली चांसेस है किसी में से पूछा जाए। जब इसके अलावा पूछा जाएगा तो सबके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। किसी एक के लिए सबको प्रॉब्लम होगा तो फिर उससे कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सबको दिक्कत होती है तो, ठीक। बट जब जो सिंपल वाले ये सब पढ़ते हैं, इसको सब याद करते हैं, अगर ये गलत हो गया आपको तो फिर वहाँ से आप पीछे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ से चांसेस घटता है। अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आप सही करना चाहिए। जितने भी जो आसान क्वेश्चन आते हैं सिलेक्शन, जितना भी कट ऑफ कभी भी गया है आज तक, हमेशा सिंपल क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनकी संख्या प्लस मॉडरेट का थोड़ा सा, उतने में ही सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि कोई बोल दे कि 150 क्वेश्चन में से, मान लो 150 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें यूपी का बता रहा हूँ, 150 क्वेश्चन आते हैं तो अगर 80 क्वेश्चन सिंपल है और कोई बोले 40 क्वेश्चन मतलब जो है आपका मॉडरेट है, 80 और 40 कितना 120 हो गया, 30 ही क्वेश्चन हार्ड है। तो कहने के लिए तो अच्छा मतलब आसान लगता है पेपर के 120 क्वेश्चन तो आसान ही है, ठीक है। बट कट ऑफ जो जाएगी ना वो अगर इतना ऐसा पेपर है 30 क्वेश्चन हार्ड आ गया और 40 हुआ है, 80 मॉडरेट है, तो मान के चलो अब 80 में जो सिंपल वाले हैं सबके लिए थोड़ी सिंपल होगा हर क्वेश्चन, वो कहने के लिए सिंपल क्वेश्चन है। आपने मान लो पढ़ा है काल बॉडी कहाँ पर है, किसी के दिमाग में नहीं आया, मिस हो गया, मतलब ऑप्शन चूज करते टाइम वो दिमाग में नहीं याद होने के कारण गलती से होगी, तो 80 में कोई सही करेगा तो वो 65-70 तक मार सकता है, मतलब 65 मार तो 60 करेगा, 60 या 65 लाएंगे। तो अभी तो 80 में 60-65 आ गए सिंपल वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे गलती से कुछ गलत होंगे वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर रहता है, ठीक है। और जो 40 क्वेश्चन हार्ड वाले हैं उसमें से वो कितना करेंगे, 20 करेंगे, तो 60-20 कितना होगा, 80 हुआ। 5 क्वेश्चन इधर मान लो तो वही 80 से 85 के बीच में या 85 से 90 के बीच में कट ऑफ रह जाती है। वो हार्ड वाला को छोड़ दो, उसको काउंट ही नहीं करते, ठीक। हार्ड वाले में ज़्यादा तो लोग टच नहीं करते, पहली बात तो सबके लिए हार्ड रहता है। अगर उसमें से सही भी होगा तो 5 क्वेश्चन सही होगा, मान लो मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा है, बट वो माइनस भी तो होगा उसी रेशियो में। इसमें आप लोग तुक्का लगाएंगे जरूर, हर कोई मतलब अटेम्प्ट करता है। तो अगर 5 सही भी हो रहे हैं तो 5 गलत भी होते हैं, मान लो 2 नंबर तब भी बढ़ रहे हैं 1-2 नंबर, बट 5 गलत भी तो हो रहे हैं। तो मिला जुला के आपको कट ऑफ जो होता है सिंपल क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। सिंपल क्वेश्चन जितने हैं अगर आप उसमें से मैक्सिमम सही कर लो, मैक्सिमम मतलब पूरे में पूरे सही करो, कोशिश करो, और मॉडरेट का 10 क्वेश्चन अगर 10% भी सही कर ले रहे हो, मिला जुला के आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक। ज़्यादा हार्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि हार्ड वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, पेपर देखने में बहुत आसान मतलब कठिन लगा था। जैसे 2023 का यूपी पीसीएस का पेपर सबसे कठिन था, तो उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, 75 या 78, 80 से कम गई थी, 78 के आसपास गई थी। बस वो हार्ड दिखने में था, कट ऑफ तो उसी से रेशियो से घटेगा अभी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो सिंपल क्वेश्चन है आप उतना ही अटेम्प्ट करो, अब उसमें से क्या 50 क्वेश्चन भी सिंपल नहीं होंगे। साइंस तो पूरा ही सिंपल था 2023 वाले पेपर में, साइंस जो होता है वो पूरा सिंपल होता है। यूपी में अगर आपको पीसीएस निकालना है तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 15-20 क्वेश्चन आता है ना, 15-20, और वो आपको पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि उसके सिंपल जैसे बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल ही होते हैं, हार्ड नहीं आते हैं यूपी वाले। तो साइंस में थोड़ा कमांड कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका साइंस में बायोलॉजी अच्छा रहेगा, फिर जिसका केमिस्ट्री मान लो अच्छा ही रहता है। बेसिकली जो अदर बैकग्राउंड से हैं उनकी बायोलॉजी प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो बायोलॉजी एक बार रखने की कोशिश करना, समझने की, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगी कि पूरा लूसेंट पढ़ो या उससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी अगर एक बार अच्छे से कर लो तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में या यूपीएससी में आराम से होते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप कम से कम 2 चैप्टर रीड कर सकते हो आसानी से। एक बार लाइट वाला चैप्टर याद पढ़ लिया गया एनसीईआरटी से, क्लास 10th की बुक में एनसीईआरटी लाइट वाला चैप्टर है, 3 चैप्टर आपको फिजिक्स में दिखाई देंगे 10th में, और 3-4 चैप्टर जो है केमिस्ट्री में। आप उतना पढ़ लो, उसके अलावा कुछ फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मेजरमेंट वाली चीज़ें होती हैं, वो तो उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा अलग से देख लो कि क्या पूछा जा रहा है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे साइंस के। बायोलॉजी में देख लो, बायोलॉजी में भी 9th में 2-3 चैप्टर है और 10th में भी 3-4 चैप्टर है, तो उनको एक साथ में देख लो, आपका पूरी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। केमिस्ट्री में वैसे, और वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार का देख लो, चाहे यूपी का, किसी भी स्टेट का देख लो, या यूपीएससी का देख लो, जो भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से आएंगे, और 9th-10th का पढ़ेगा। जो अदर बैकग्राउंड से हैं वो 11th-12th पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, उतनी मोटे वो पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आप जैसे जो मैथ से है तो अगर बायोलॉजी पढ़ ले तो 9th-10th की बायोलॉजी पढ़ ले, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लो, आपका सारा साइंस कवर हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन में 10 में 10 नहीं सही करना है, आपको 10 में 8 या 7 या 6 के बारे में सोचना है। उन 4 के चक्कर में आप 11th और 12th की एनसीईआरटी या नीट या आईआईटी की मैथ पढ़ने की या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
जो एग्जाम की डिमांड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आपका कट ऑफ कितना जाता है, बहुत ज़्यादा, इस बार कितना गया आपने कल वाले में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है लगभग 90 से 93, मतलब 120 से 125 से 130 नंबर के बीच में, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 90 से 95 के बीच में कट ऑफ आई थिंक मेरे हिसाब से गया होगा। तो टोटल इसमें क्वेश्चन भी तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा तो थे नहीं। आप परसेंटेज में निकालेंगे कितना आएगा, 60% के आसपास पढ़ना। तो आपको 60 मतलब 10 में से 6 ही सही करना है, 6 के बारे में सोचना है, 4 छोड़ दो। अगर 10 में आपके 6 सही है, निगेटिव नेट मतलब मिला के -1 छोड़ने के बाद, तो आपका हो जाएगा। तो उन 2 या 3 क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरी महाभारत या रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला लिखना, जैसे हीरा है हीरा वाला लिखना इंपॉर्टेंट। इसमें आप कालगुगली और कुलगाड़ी ध्यान देना। दूसरा अलास्का कैलिफोर्निया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट जो है कालगुगली है, कुलगाड़ी है, जोहान्सबर्ग और किम्बरले है, ठीक है। ये चारों दिमाग में बैठा के रखना और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इन चारों के अलावा सोना के उत्पादन क्षेत्र से अगर पूछा जाएगा तो इन चारों के अलावा पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये श्योर है। इतना में इससे बाहर नहीं पूछेगा कभी भी। सोना अगर पूछ रहा है तो कालगुगली पूछेगा, कुलगाड़ी पूछेगा, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। इससे बाहर पूछा तो मोस्टली बच्चों का नहीं होगा, फिर उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सभी बच्चों का नहीं होता तो फिर उससे कट ऑफ पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ना, कट ऑफ डाउन ही जाएगी उस एक क्वेश्चन की वजह से, तो सबका डाउन जाता है, ठीक है। बट ये 4 अगर ऑप्शन आया और इसमें से अगर आप गलती कर रहे हो तो क्योंकि इसमें इसे इन चारों को सबने पढ़ा है और सबके सही होंगे, ठीक। मैक्सिमम बच्चों को जो पढ़े होंगे उनका सही होगा, तो वही जो पढ़े रहते होंगे वही लोग ये सही कर पाएंगे। जो बिल्कुल नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चे तो नेगेटिव में चले जाते हैं। अभी पिछली बार का जो डेटा है बीपीएससी का, कुछ बच्चे तो जो क्वालिफाइंग मार्क होते हैं 40% क्वालिफाइंग है। पीसीएस में 2 होता है, एक तो कट ऑफ बनती है, एक होता है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मान लो किसी साल का पेपर इतना कठिन आ जाए कि 40% भी बच्चे ना आ पाए, तो जो 40% से अगर नीचे बच्चे रह जाते हैं तो उनको ये नहीं कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लगता है चुनाव में होता है ना, फर्स्ट पास्ट द, तो वो ये नहीं कि आपको 150 में 40% कितना होगा, 60 नंबर, तो 60 नंबर आएगा। तो अगर आपने 55 नंबर ला के आप पहले नंबर पे हो तो ये सोचो कि मैं तो पहले पे हूँ तो मेरा 55 पे हो जाना चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि उनका जो है 40% का रूल है बीपीएससी में कुछ, कि आपको 40% से ज़्यादा लाना ही पड़ेगा, चाहे आप पहले नंबर पे 55 ला के रहो तो भी नहीं होगा, तो आपको 60 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत 50 से 60 हज़ार बच्चे तो 60 नंबर भी नहीं ला पाते, बहुत सारे बच्चे माइनस में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, कालगुगली और कुलगाड़ी दिमाग में बैठा लो, जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वही पूछे जाएंगे। अनुमान ऐसा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखने के बाद ये है कि यही पूछे जाते हैं। तो इसको आप बार बार देखते रहना, जो हार्ड वाले हैं उनको ऐसे देखना, नज़र से हटा देना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको 2-3 बार थोड़ा आँख खोल के अच्छे से देखना, तो अपने आप याद आ जाएगा। अगला क्या, कौन सा, हीरा जो होता है एक किम्बरलाइट और कांग्लोमेरेट बेट्स करके 2 एस है इसके, किम्बरलाइट और कांग्लोमेरेट सुने ना, ठीक है, वही आग्नेय चट्टान, आग्नेय और अवसादी जब चट्टानें पड़ रहे थे तो वहाँ पे कांग्लोमेरेट आया था, ठीक है। तो कांग्लोमेरेट बीट्स, ये सब उतने नहीं पूछे जाते हैं इनके एस वगैरह, ठीक है। बॉक्साइट ध्यान देना, लोहे का ध्यान देना, कोयला बताऊंगा तो कोयले का ध्यान देना। कांग्लोमेरेट्स, बीट्स और किम्बरलाइट, ये सब क्या आते हैं इनके आयस का, ठीक, हीरे के आयस का। हीरे के उत्पादन क्षेत्र में लिखना, पहला दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आपका किम्बरले, क्या है, किम्बरले, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, जहाँ पे चांदी वगैरह पाए जा रहे थे, ठीक है, वही क्षेत्र। इसके बाद कांगो में कटंगा का पठार भी है, और कटंगा के पठार में आपको क्या दिखाई दिया था, तांबा दिखाई दिया था।
कटंगा पठार जो है यहाँ पे तांबा भी मिलता है, सबसे ज़्यादा तांबा जो है और दक्षिण अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में देखा है तो कहाँ मिलता है, कटंगा के पठार। कटंगा का पठार तांबे के लिए फेमस है। मोस्टली अगर देखा है किस लिए फेमस है, तांबे के लिए। जब पूछा जाएगा तो तांबे के लिए फेमस है, ध्यान दें। और वैसे इसके नाम क्या पाया जाता है, यहाँ पे हीरा भी पाया जाता है। भारत में एक क्षेत्र है पन्ना। भारत में कौन सा क्षेत्र है, पन्ना। और कोलार में भी पाया जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं गोलकोंडा वाले क्षेत्र जो है, गोलकोंडा। आंध्र प्रदेश में जो गोलकोंडा क्षेत्र है, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको पन्ना मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, गोलकोंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, हीरा अधिक मात्रा में पाया जाता है। हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है रूस में होता है, जबकि भंडारण जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रूस में, और भंडारण सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसका भंडार ध्यान देना, ठीक है। हीरे का भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला है कोयला। क्या है, कोयला। कोयला, ठीक। कोयला जो होता है, ठीक है, कोयला, कोयले को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। कोयला क्या है, एक ब्लैक गोल्ड है, ठीक है। एक होता है लिक्विड गोल्ड भी होता है, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड, जो तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, जबकि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। कोयले के जो होते हैं 4 एस्पेक्ट है। इनको कोयले की मात्रा के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा गया है कोयले को। मात्रा के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आपका है पीट। 4 कोयले के अयस्क होते हैं। जैसे प्रकार है, कोयले की मात्रा कितनी है, 40% से कम होता है तो उसको बोलते हैं पीट बोलते हैं। उससे 40 से 60 लिग्नाइट, 60 से 80 क्या होगा आपका बिटुमिनस, लगभग 60 से 90 तक मान लो, और 90 से ऊपर जो आपको एंथ्रासाइट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा जो होता है, सर्वोत्तम जो होता है, सर्वोत्तम गुण होते हैं, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, ठीक है। बट ये कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो है एंथ्रासाइट के कोयले जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि बिटुमिनस जो होता है इसको हम बोलते हैं लोकप्रिय कोयला। क्या बोलते हैं, लोकप्रिय कोयला। लोकप्रिय कोयला का मतलब कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कोयला जो है वो बिटुमिनस होता है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और कौन से शहरों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की जो शैलें होती हैं, गोंडवाना शैल स्तरों में पाया जाता है। गोंडवाना, ठीक है, क्रम के शैल स्तर जो होते हैं, शैल जो होती है वहाँ पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लोकप्रिय होने का मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें हम देखें तो बिटुमिनस कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकप्रिय कोयला। लोकप्रिय मतलब लोगों को प्रिय, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कोयला इस्तेमाल होता है वो बिटुमिनस होता है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक, ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला सबसे अधिक कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, लोकप्रिय कोयले के नाम से जानते हैं। जो लिग्नाइट होता है इसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल या भूरा कोयला। ये भी अलग से पूछा था, ठीक है, ध्यान देना। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। भूरा कोयला जब भी पूछा जाएगा, ब्राउन कोल जो होता है वो लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक। किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। पीट जो होता है सबसे, इसमें कोयले की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। कोयला या कोयले की मात्रा सबसे कम, सबसे कम होती है। इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है और कोयले की मात्रा कम होती है वो आपका कौन सा, पीट है, ठीक है। अगर कोयले में आर्द्रता अगर अधिक रहेगी तो कोयला अच्छा होगा या बुरा, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी,
अच्छा नहीं होगा, जलेगा नहीं, धुआं ज्यादा करेगा। तो पीट में जो होता है आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि एंथ्रासाइट में आर्द्रता क्या होती है, कम होती है और सल्फर की मात्रा भी कम होती है। एंथ्रासाइट की बात करेंगे तो वहां पे सल्फर और आर्द्रता दोनों कम होती है, जबकि पीट में क्या होता है, सल्फर और आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है। भारत में एक लिग्नाइट के लिए फेमस स्थान है नेवेली। जब भारत वाला पढ़ाएंगे तो भारत में बताएंगे, ठीक है, भारत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है नेवेली, ठीक है। नेवेली जो होता है वो लिग्नाइट के उत्पादन के लिए फेमस है, जबकि और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि बिटुमिनस के लिए जाने जाते हैं। झरिया आता है, दामोदर वाला नदी घाटी में से, आपका नर्मदा नदी घाटी में से, वर्धा हो गया, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसमें नेवेली जो होता है वो लिग्नाइट है, किसका है, लिग्नाइट है, ठीक है। और इसमें उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखना। भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं, ठीक है। चीन में लिखना, पहला चीन में है सांसी, मंचूरिया, साटोंग, और बीजिंग। सांसी है, मंचूरिया है, साटोंग है और बीजिंग है। दूसरा क्षेत्र है अमेरिका। अमेरिका में है अपलेशियन, कौन सा है, अमेरिका का कौन सा क्षेत्र, अपलेशियन है, मिसौरी है, दो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। अमेरिका में कौन सा, अपलेशियन है, मिसौरी है। चीन में सांसी, मंचूरिया, साटोंग और बीजिंग। यूक्रेन का लिखना, यूक्रेन वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में आया है, ठीक है। यूक्रेन में है डोनट्स और एक है डोनबास, इसी को बोलते हैं डोनबास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सांसी वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सांसी में लॉयस भी पाए जाते हैं और कोयला भी पाया जाता है। लगभग वो क्षेत्र जहाँ पे कोयले पाए जा रहे हैं, देखा गया है कि वहाँ पे लोहा भी पाया जाता है, ठीक है। सांसी वाला जहाँ क्या है, लॉयस के लिए भी जाना जाता है और कोयले के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र रखना, अपलेशियन और मिसौरी दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। मिसौरी नदी है ना वहाँ पे, और अपलेशियन जो पहाड़ी है, तो अलग से ही पूछ सकता है कि अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, तो अमेरिका में, ठीक है। मिसौरी नदी है कहाँ पे है, अमेरिका में। डोनट्स या डोनबास जो होता है एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि डोनट्स या डोनबास है कौन से क्षेत्र में है, यूक्रेन का है और किस लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। अगला एक ना रूस में आपका क्षेत्र है मॉस्को, टूला, कुजावास, ये भी पूछा गया है मॉस्को टूला वाला। मॉस्को से मॉस्को राजधानी याद रहेगा ना, ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को टूला। कुछ बास भी एग्जाम में आया है, ठीक है। ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछे गए थे। कुछ बास कौन सा क्षेत्र कोयला का क्षेत्र है, किस देश के कोयला का क्षेत्र है। डोनट्स ये दोनों दिए थे। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। ऐसे कोयला क्षेत्र था एक, दूसरा था उसकी राजधानी मिला के थी। एक लिखा था डोनेट्स लिखा था, इसको मिलाना था, कोजनेट्स लिखा था, ठीक है। अभी जर्मनी वाला लिखवा रहा हूँ, वो पूछा गया था, ठीक। जर्मनी का पूछा गया था और लंदन का भी पूछा गया था। लंदन में कौन सा है, और लंदन वाला क्वेश्चन जो है अभी इस बार वाले पीसीएस में पूछा गया, ठीक। इसमें जर्मनी वाला लिखा, इसमें एक क्षेत्र और है, कुछ नेट्स के लिए, क्या नाम है, कुछ बास है और कुछ नेट्स। कुछ नेट्स, कुछ बास, जबकि डोनट्स और डोनबास जो है यूक्रेन है। डोनट्स और डोनबास यूक्रेन, कुछ नेट्स और कुछ बास किसका है, रूस का। ये चारों पूछे गए, ठीक है। मॉस्को टूला तो मान लो याद रहेगा। इसमें से जितने बता रहा हूँ, सांसी हो गया और अपलेशियन, मिसौरी, डोनट्स या डोनबास एक ही नाम है। मॉस्को टूला, कुछ बास, कुछ नेट्स। कोयले का पक्का रहना, कोयला हो गया, लोहा हो गया, इसके मैक्सिमम क्षेत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार आता है, कोयला हो गया चाहे लोहा हो, किसी न किसी के बारे में पूछते ही है।
इसके अलावा है जर्मनी है, जर्मनी वाला इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का एक तो रूर क्षेत्र होता है, वैसे भी याद करते हैं हम रूर क्षेत्र कहाँ पे, किस देश को हम बोलते हैं विश्व का रूर कहते हैं, जर्मनी को ही कहते हैं। तो रूर किस लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। और रूर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, राइन घाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राइन घाटी। राइन घाटी आपका जर्मनी में दिखाई देता है। तो रूर क्षेत्र एक होगा, दूसरा है सार क्षेत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था शायद, ये 2022 में पूछा गया था, विश्व का रूर किसे कहा जाता है। ठीक है, और ये सार वाला क्षेत्र जो है 2015 के आसपास पूछा गया था। मैचिंग वाले क्वेश्चन में कि सार भी दिया था, कोऑर्डिनेट्स दिया था, डोनट्स दिया था, और एक लंकाशायर करके भी है जो कि लंदन का है, ब्रिटेन करके है। ब्रिटेन में आपका है नॉटिंघम है, नॉटिंघम, और इसके बाद है यॉर्कशायर, डर्बीशायर, और लंकाशायर। लंकाशायर वाला क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था कि चार ऑप्शन, चारों में से एक था ये डोनट्स था, कोऑर्डिनेट्स, सार और लंकाशायर, इसको मैच करना था। ठीक है, मैचिंग के लिए पूछा गया था। हाँ, और मतलब पहाड़ी पर्वत भी है। और इस बार 2025 वाले में, 2024 में जो पेपर हुआ, सॉरी 2025 में हुआ 12 अक्टूबर को, उसमें भी मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए थे, उसमें एक लंकाशायर पहाड़ी के रूप में दिया था। 2013 में पूछा था, इसको एक कोयला क्षेत्र के रूप में दिया गया था, और इस बार 2025 वाले पेपर में क्या दिया गया, पहाड़ी के रूप में दिया गया था। इसको मैचिंग करना था। काफ़ी लोग को वहाँ पे याद नहीं था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 मैचिंग वाले रहते हैं, 2 मिल जाता है, तीसरे में प्रॉब्लम होती है। अगर 3 मैच हो गया तो फिर चौथा मैच हो जाता है। ठीक, तो लंकाशायर थोड़ा याद रखना। लंकाशायर एक पर्वत के रूप में इस बार वाले में PYQ पूछा गया, मतलब PYQ है, और 2013 में ही पूछा गया। ठीक है, तो लंकाशायर किस लिए फेमस है, कोयले के लिए। यॉर्कशायर और डर्बीशायर ये भी कोयले के लिए, और कहाँ पे है, लंदन में है। तो ये नहीं कि ये जो क्षेत्र दिए गए सिर्फ कोयले के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी इन क्षेत्र को और भी टर्मोलॉजी में पूछ सकते हैं। जैसे पूछ ले आपसे तो अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, तो अमेरिका ही, जो अमेरिका में कोयले के क्षेत्र के रूप में अमेरिका में इधर अपलेशियन को जाना जाता है। तो अगर पर्वत लिख के आ गया तो भी आप गेस कर सकते हो। मान लो अगर पूछे आपसे रूर क्षेत्र कहाँ पे है, जर्मनी में, या सार क्षेत्र कहाँ पे है, जर्मनी में दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ बाक्स या कोऑर्डिनेट्स थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा भूलने वाला नाम है, जैसे डोनट्स और डोनबास है, इसमें डर्ड वर्ड है, यूक्रेन वाले में क्या है, डर्ड है, और इसमें कुछ वर्ड लगा हुआ है, जिसमें कुछ वर्ड लगा हुआ है क्या है, रूस का है, जिसमें ड वर्ड से स्टार्ट और डोन से स्टार्ट होगा वो यूक्रेन है, और ये डोन है। ठीक है, क्रेन डोन ना वर्ड उसमें थोड़ा सा मतलब मिला के याद कर लेना। ठीक है, कोयले के भंडार वाले में, कोयले का भंडार जो होता है सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना करता है, चीन करता है, और भारत जो होता है कोयले के भंडार में चौथे नंबर पे है। ये सारा याद करना। ठीक है, इसमें से जितने पे अगर अंडरलाइन किया हो उसको भूलना मत कर पूछेंगे। ठीक, इसको एक बार देख लेना, और ये भूलता भी रहता है, अभी देख लेना, जब एग्जाम पास में आएगा फिर दोबारा देख लेना, अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, एग्जाम पास में आएगा फिर एक बार देख लेना, फिर ऑप्शन जब दिखेंगे ना तो फिर अपने आप हो जाएंगे, फिर दिक्कत रहेगी। ऑप्शन मिलने के बाद क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, गेस करते हैं ना। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, चाइना में होता है उत्पादन, जबकि भंडार इसका सबसे ज़्यादा किसके पास है, अमेरिका के पास है। किसके पास है, अमेरिका। और इसके उत्पादन में जो भारत है चौथे नंबर पे, और भंडार में 5वें नंबर पे। लॉ एस्क में भी यही था, लॉ एस्क में भंडारण में जो होता था 5वें नंबर पे, और उत्पादन में चौथे नंबर पे है। अब कोयले में भी सेम स्थिति है, चौथे नंबर पे उत्पादन में है और 5वें नंबर पे भंडारण में है भारत का स्थान। पहले नंबर पे चाइना है, और जो अमेरिका है वो आपका भंडारण की दृष्टि से है, जबकि चाइना जो होता है उत्पादन की दृष्टि से पहले नंबर पे। ठीक है, इसके बाद से अगला है पेट्रोलियम और खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के बारे में। ये याद रखना, सांसी हो गया, अपलेशियन हो गया, डोनट्स या डोनबास हो गया, कुछ बास या कुछ नट्स हो गया, और आपका रूर या सार क्षेत्र हो गया, लंकाशायर। ठीक है, इतने तो पूछे गए हैं PYQ में, और इस बार 25 वाले में भी पूछा गया। ठीक है, PYQ को जरूर देखना, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में आगे क्या आएगा। ठीक है, एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये, प्रीलिम्स निकालने का या मेंस भी, कुछ भी
आपको अगर PYQ का एक अच्छा आइडिया है, 2-3 स्टेट का मिला के पढ़ लो तो सिविल में आपका प्रीलिम कभी नहीं रुकने वाला। बट वही याद, PYQ अगर रट लिए तो आपका कभी नहीं रुकेगा प्रीलिम। मतलब करंट अफेयर के साथ में उसको रिवाइज करते रहना। सिर्फ PYQ से कुछ नहीं होता। 2023 का पेपर इस बार देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? 2023 वाला देखा था? नहीं 2023 नहीं, सॉरी 2023 वाला, 23 में या 24 में, पिछला साल वाला जो हुआ था 2024 का, वो 22 दिसंबर को जो हुआ था, उसका पेपर PYQ बेस पे नहीं था ना, कट ऑफ बहुत कम गए थे, तो थोड़ा अच्छे से भी पढ़ना होता है। बट मैक्सिमम ऐसा है कि अगर आप PYQ से अच्छे से तैयार किए हो तो आपके जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो नहीं गलत होगा, और सिंपल क्वेश्चन की कट ऑफ बनती है, हार्ड क्वेश्चन को देखने का, ठीक है? जब आपको प्रीलिम निकालना है तो आपको सिंपल क्वेश्चन पे कमांड करना है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको PhD करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्विस में PhD नहीं मांगता, ठीक है? तो आप हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करें। अगर सिविल सर्विस निकालना हो तो बैलेंस करना पड़ेगा। मानता हूँ किसी का कुछ सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का ज्योग्राफी अच्छी होगी, किसी की हिस्ट्री अच्छी होगी, पॉलिटी होगी, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के अच्छे होने से तो नहीं होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट को मेंटेन करना बराबर। ऑप्शन में आप मतलब किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा करते हो उसमें PhD कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट मेंस के लिए आपको क्या सभी सब्जेक्ट में आपको बराबर रखना पड़ेगा, सबको अगर इक्वल वैल्यू देना पड़ेगा, और सबसे मोस्टली लगभग एक बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि पुलिस में वही 20-25 का एक एवरेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, UPSC में 100 क्वेश्चन होते हैं। अगला है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं ये सैलों के नीचे पाए जाते हैं। जो सैल होती है, चट्टानें होती हैं, जो चट्टानों के बीच में पाई जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए कहाँ जाते हैं? ये सैलों के नीचे, ये जो सैल परतें होती हैं उसके बीच में पाए जाते हैं। इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग मेथड के द्वारा इनको निकाला जाता है। किस मेथड से निकालते हैं? ड्रिलिंग मेथड, क्योंकि अभी खनिज के निष्कर्षण के 3 मेथड थे, उसमें एक मेथड यही होता है कि ड्रिलिंग मेथड के द्वारा आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को नीचे से निकाला जाता है। इसमें आपका जैसे जो पेट्रोलियम होता है ये किस किस रूप में पाया जाता है? पेट्रोलियम आपका एक तो पेट्रोल होता है, डीजल, मिट्टी का तेल, ईथर, गैसोलीन, प्लास्टिक, स्नेहक, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पेट्रोलियम का ही एक भाग है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम कहने का मतलब अभी जितना मैंने नाम लिया सब आ जाएगा। पेट्रोल अलग, पेट्रोल भी पेट्रोलियम का एक भाग है, ठीक है? पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, न कि पेट्रोलियम हम जो पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं वो पेट्रोलियम नहीं है, वो पेट्रोल है, ठीक है? दोनों में अंतर। पेट्रोलियम में क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, कैरोसिन मतलब। इसके अलावा आपका है प्लास्टिक, ईथर, गैसोलीन, और कुछ बाकी मोम, स्नेहक, जो भी सजावटी सामान जो बनाए जाते हैं क्रीम वगैरह उसमें भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया, पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं, ठीक है? जो भी ब्यूटी पार्लर के सामान वगैरह होते हैं उन सब में किसका इस्तेमाल होता है? पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। हाँ, वो तारपीन का तेल तो वो पौधे से बनाया जाता है। चीड़ का पौधा होता है उससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है? तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से बनाया जाता है, ठीक है? वो एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक तो उत्सव है, बट वो एक पौधे से प्राप्त होता है। और ये क्या है? खनिज है, वो चट्टानों के नीचे पाया, तो वो चट्टानों के ऊपर पौधे के ऊपर पाया था, उससे बनाया था तारपीन का तेल या चीड़ का तेल। जो पेट्रोलियम होता है इसको क्या होता है? लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तरल सोना कहा जाता है। किस नाम से आते हैं? तरल सोना के नाम से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को जाना जाता है। सॉरी, पेट्रोलियम को जो है प्राकृतिक गैस से जाना जाता है। और जहाँ भी और प्राकृतिक गैस जो होते हैं, जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ भी आपको समुद्र दिखाई देता है, तटीय क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या मिलता है आपको? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों प्राप्त होते हैं। तटीय या अपतटीय, तट में या ऑफशोर, इनशोर या ऑफशोर, दोनों स्थिति में आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम दिखाई देते हैं या तो प्राकृतिक गैस। जैसे भारत में मुंबई हाई वगैरह क्षेत्र जो है
मुंबई, हाइट, ट्राम्बे, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है आपको प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मिलता है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, सऊदी अरब वगैरह, सऊदी अरब का धावर है, कातिफ है, धहरान है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका मराकाइबो पूछा जाता है। मराकाइबो जो है और ओर्निको, ये वेनेजुएला के दो क्षेत्र हैं जहाँ पे आपका पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए इनको जाना जाता है। मराकाइबो और ओर्निको, ये ध्यान देना, मराकाइबो और ओर्निको ये पेट्रोलियम क्षेत्र है और दोनों कहाँ पे हैं, वेनेजुएला में है, ठीक, इनको आप ध्यान देना। इसके अलावा जैसे आपका एक है लाली करके है ईरान का, ये भी एग्जाम में आया है, लाली, मराकाइबो और ओर्निको, ठीक है। जबकि ईरान का जो एग्जाम में पूछा गया था वो करमनशाह करके था, करमनशाह और लाली है। क्या है, करमनशाह और लाली। ईरान का है करमनशाह और लाली, ये दोनों एग्जाम में है कि लाली और करमनशाह कौन से क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र, ये सब पेट्रोलियम के क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा आपका वेनेजुएला का दो क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट है। वेनेजुएला में कौन कौन से, माराकाइबो है, माराकाइबो और ओर्निको। अच्छा बताओ माराकाइबो झील कहाँ पर है, ये भी एक झील है ना, माराकाइबो झील जो है आपको और वेनेजुएला में दिखाई देगी, कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में एक झील भी है माराकाइबो। अगर अलग से पूछे कि माराकाइबो झील कहाँ है तो भी आप यही आंसर होगा, या माराकाइबो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाना था, कौन से देश में है, तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस, क्या है, कराकस। इसके अलावा जैसे आपका रूस में वोल्गा और यूराल क्षेत्र, जो वोल्गा और यूराल का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में, सॉरी पश्चिमी रूस में, रूस के पश्चिम भाग में वोल्गा और यूराल है। वोल्गा एक नदी भी है, ठीक है। वोल्गा और यूराल क्षेत्र में जो है आपको पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। हाँ, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और जब यूरोप की सबसे बड़ी नदी है तो रूस की भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। और इसका मुहाना कहाँ पे है, कैस्पियन सागर। दोनों नदी, वोल्गा नदी और यूराल नदी के क्षेत्र में आपको पेट्रोलियम दिखाई देते हैं, पेट्रोलियम के निक्षेप दिखाई देते हैं। और ये दोनों नदियाँ जो है कहाँ पे जाके गिरती हैं, कैस्पियन सागर में गिरती हैं। इनका मुहाना जो है कैस्पियन सागर है। और ये यूरोप की जो वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगटीसी, यांगटीसी बोलते हैं। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो अमेजन, ठीक है। और अगर अमेरिका की बात करेंगे तो मिसिसिपी और मिसौरी उसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इसमें जो भंडारण है पेट्रोलियम वाले में, सबसे ज्यादा भंडारण इसका जो करता है वो वेनेजुएला के पास है, याद रखो, ठीक है। किसके पास है, वेनेजुएला के पास भंडारण सबसे ज्यादा है। जबकि उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है पेट्रोलियम का, सऊदी अरब। कौन कर रहा है, सऊदी अरब। उत्पादन में सऊदी अरब, भंडारण में वेनेजुएला। कुछ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस में सेवेलिका है, यूक्रेन में एक सेवेलिका क्षेत्र है, ठीक है। ये सब आप लिख लेना बाद में, बहुत सारे डेटा है इसमें। जैसे यूक्रेन में सेवेलिका है, रूस में याकुतिया है, अमेरिका में टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है, कौन से देश में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। वैसे अलग से भी पूछा सकता है, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र से पूछा जाता है। पहले तो यह ना ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, या कोलंबिया में है। कोलंबिया एक देश भी है, कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे, कनाडा में है। ब्रिटिश से ब्रिटेन नहीं जाना है, न तो कोलंबिया से कोलंबिया जाना है, ठीक है। ये कहाँ पे है, कनाडा में। ध्यान देना, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक क्षेत्र है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र लिखना, सबसे ज्यादा जो होता है उत्पादन इसका अमेरिका में होता है। प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, अमेरिका। क्योंकि भंडारण में आपका रूस और ईरान आता है। भंडारण में कौन है, रूस और ईरान।
भंडारण में रूस व ईरान और उत्पादन में अमेरिका। रूस व ईरान इधर जो है कौन है, अमेरिका है उत्पादन। अगला हाइड्रो पावर के बारे में थोड़ा सा। हाइड्रो पावर की क्या है, संभावना अधिक है कौन से देश में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो होता है यहाँ पे हाइड्रो पावर की संभावना अधिक दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जिसमें आपका कांगो नदी दिखाई देता है ना, कांगो नदी में वहाँ पे जल विद्युत जो होता है उसकी संभावना बहुत अधिक है, इसीलिए जो है उसको हम व्हाइट कोल बोलते हैं। जो जल विद्युत होता है, हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो पावर इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हाइट कोल बोलते हैं, श्वेत कोयला बोलते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत कोयला या व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है। इसे व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है जल विद्युत को। इसमें होता क्या है कि नदियों का जो जल होता है उसे बांध बनाकर रोका जाता है, और जल का जो बांध का जो पानी होता है उसे टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक। और टरबाइन जब घूमता है तो बिजली का निर्माण होता है, ठीक है। टरबाइन जो होता है, डायनमो, जिसको डायनमो बोलते हैं, टरबाइन में पंखे होते हैं और पीछे डायनमो लगा होता है, पंखा घूमता है तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनमो का काम क्या है, कौन सी विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि आपका जो मोटर होता है वो क्या करता है, ठीक है। मोटर जो होता है विद्युत को यांत्रिक में करता है, जबकि डायनमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत में करता है। ध्यान रखिए, अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो भी अलग से याद रखना, फिजिक्स में मतलब पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, बाहर के पानी को टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, और टरबाइन के घूमने की वजह से, ठीक है, डायनमो द्वारा उसे यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वहाँ पे, क्योंकि पंखा जो होता है घूम रहा है एक यांत्रिक है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो कन्वर्ट किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जल विद्युत जो होता है इसको हम श्वेत कोयला के नाम से जानते हैं, व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है, व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो संभावनाएं जो दिखाई दे रही है भविष्य में, वो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो होता है, भविष्य में इसकी संभावना जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। वहाँ पे कांगो नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जल विद्युत के उत्पादन क्षेत्र के लिए वो अभी वहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है कि इस क्षेत्र में जल विद्युत की अपार संभावना है या अधिक संभावना है। इसमें जैसे कुछ देश हैं जिसमें चीन है, कनाडा है, इसके देशों के नाम बस आप सुन लो, ठीक है। चीन है, कनाडा है, भारत है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्वे है, ये सब जो है जल विद्युत के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, या भविष्य में यहाँ पे संभावना अधिक है कि जल विद्युत अधिक, जिससे विद्युत का उत्पादन अधिक है, ठीक है। क्योंकि नदियाँ अधिक है, जहाँ पे भी नदियाँ अधिक होंगी वहाँ पे ही तो जल विद्युत का निर्माण होगा, या बांधों द्वारा बांध बनाए जाएंगे और बांध के पानी से जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी नदियाँ आपको ज़्यादा दिखाई देंगी उन सभी क्षेत्रों में जल विद्युत की अपार संभावना दिखाई देती है। परमाणु ऊर्जा, अगला क्या है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में दो है, एक तो यूरेनियम और थोरियम की बात होती है। किसकी बात होती है, यूरेनियम और थोरियम। परमाणु ऊर्जा, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में दो तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो यूरेनियम का किया जाता है और थोरियम। यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम इसका एक अयस्क होता है जिसका नाम क्या है, पिच ब्लेंड। क्या नाम है, पिच ब्लेंड, ठीक है। पिच ब्लेंड जो होता है यूरेनियम का एक अयस्क होता है, वहां से यूरेनियम प्राप्त होती है। ध्यान देना, पिच ब्लेंड डायरेक्ट भी पूछा जाता है, किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। जबकि थोरियम जो आपका प्राप्त होता है वो मोनाजाइट रेत होता है, एक मोनाजाइट, क्या नाम है, मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट इसका एक अयस्क है, मोनोजाइट रेत में आपको थोरियम प्राप्त होते हुए दिखाए थे। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विस तक पूछा गया कि थोरियम का उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन से रेत में होता है, मोनोजाइट रेत में होता है। मोनोजाइट रेत भारत के कौन से क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, ये भी पूछा था। ये आपका कहाँ पे है, केरल में है, यहाँ से भी अलग से पूछा था। या तो डायरेक्ट भी पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो भी आंसर क्या आएगा, केरल आएगा।
तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग से पूछा जाता है, ध्यान देना। और इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? परमाणु ऊर्जा में होता है। ये भी पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा में हम किन किन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम एंड थोरियम का करते हैं। यूरेनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है? पिच ब्लेंड है, ठीक है। और यूरेनियम का पूछा था कि उत्पादक क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वो कजाकिस्तान है। कहाँ है? कजाकिस्तान। इसको याद रखना बस कि यूरेनियम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? कजाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद कनाडा भी, कनाडा ऐड करूँ, कनाडा, ठीक है। कजाकिस्तान और कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाते हैं, ठीक है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाते हैं? कजाकिस्तान और कनाडा में पाया जाता है। जबकि थोरियम जो होता है वो मोनोजाइट रेत में पाया जाते हैं और भारत के दक्षिण भारत राज्य केरल में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है परमाणु ऊर्जा के रूप में करते हैं। परमाणु भट्टी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नाम के रिएक्टर में। अब कल जो रहेगा आपका इंडस्ट्री वाला टॉपिक रहेगा, उद्योग से संबंधित है, ठीक है। कल उद्योग का रहेगा। आज का बस इतना ही। इसको एक बार देख लेना, इनके क्षेत्र वगैरह जो